बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटे, आज हम लोग चैप्टर नंबर 16 जो कि लेक्चर 18 बनता है फंगैट 2020 का, आज हम इसको डिस्कस करेंगे, डैट इज़ अल्टरनेटिंग करंट। मैं अगेन आप बच्चों से यही कह रहा हूँ कि टाइम ड्यूरेशन बहुत कम रह गया और काम बहुत ज़्यादा होता है बच्चों का, स्पेशली फंगैट के बच्चों का करने वाला। इस वजह से कोशिश यही करें कि आप लोग मैक्सिमम एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करें और स्पेशली पास पेपर के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करें। उससे जो है वो आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा होगा। तो अगर आप पास पेपर के एमसीक्यूज़ नहीं करते, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप अच्छी तरह से एमसीक्यू को पिक करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज का जो चैप्टर है डैट इज़ अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट। एसी करंट क्या होता है? एक ऐसे करंट को आप एसी कहते हैं जो कि कॉन्टिन्यूसली चेंज करता है अपने डायरेक्शन को, कॉन्टिन्यूसली चेंज इट्स डायरेक्शन। हमेशा एक ऐसा करंट जो कॉन्टिन्यूसली अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, डैट इज एसी करंट। एसी करंट को अगर हम एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूं, जिस तरह से बुक में उसने समझाया हुआ है, बुक में वो कहता है कि अगर आपके पास ये एसी सोर्स है, इसके दो टर्मिनल ले लें, एक ए और एक बी, ए टर्मिनल पॉजिटिव, बी टर्मिनल नेगेटिव, और ये रेजिस्टेंस है आर, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। वो कहता है एसी करंट को आप एसी करंट आखिर क्यों कहते हैं, या ऐसी क्या वजह है कि एसी करंट को एसी कहना पड़ता है, वो ध्यान से सुन लें। एसी करंट में एक्चुअली क्या होता है, अगर आप इसके दो इंटरवल बना लें तो एक इंटरवल 0 से t/2 का बनेगा और एक इंटरवल t/2 से 0 का बनेगा। इस तरह से ये दो इंटरवल बनाते हैं। पहले इंटरवल में जो फर्स्ट इंटरवल है उसमें आप कहते हैं कि अगर ए नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है, अगर फर्स्ट इंटरवल में इस तरह से है, तो जो सेकंड इंटरवल होगा t/2 से t का, जो सेकंड आप इंटरवल ले रहे हैं, उसमें a की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और b की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब एक ऐसा करंट जो बार बार अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है, बार बार अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है, कि पहले a पॉजिटिव था, b नेगेटिव था, बाद में अगले इंटरवल में b जो है वो नेगेटिव हो गया और a पॉजिटिव हो गया। इस तरह से कॉन्टिन्यूसली पोलैरिटी चेंज होती जाती है, जिसको आप बोलते हैं एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। इसमें बार बार चेंज आता है, बार बार पोलैरिटी चेंज होती है। चूंकि आप सबको पता है कि एसी करंट हमेशा साइनोसाइडल होता है। साइनोसाइडल का मतलब ये फार्मूला होता है I = I0 sin थीटा। ये साइनोसाइडल का मतलब ये होता है कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें साइन थीटा आए। वो आप एसी की बात कर लें, आप बेशक वेव्स वाले चैप्टर्स की बात कर लें, वो भी साइनोसाइडल होता है, साइन थीटा के फंक्शन को परफॉर्म करता है, साइनोसाइडल होता है। तो करंट के फार्मूले में भी साइन थीटा आएगा क्योंकि ये साइनोसाइडल है। इसी तरह से अगर मैं इसके वोल्टेज का फार्मूला लिखूंगा तो वोल्टेज का फार्मूला भी होगा V = V0 साइन थीटा। चूंकि दोनों ही साइन थीटा है, साइनोसाइडल हैं, साइन के फंक्शन को फॉलो करते हैं। अब इस फार्मूला को आप डिफरेंट वे से लिख सकते हो। देखो, मुझे पता है थीटा जो है ये ओमेगा टी के इक्वल होता है। अगर इस फार्मूला में इसमें या इसमें मैं थीटा की जगह ओमेगा टी लगा दूं तो ये वैल्यू इस तरह से आ जाएगी, I = I0 साइन थीटा की जगह पे आप ओमेगा टी लिखेंगे। देखिए, आपके पास एक ये भी क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को आप थोड़ा फर्दर चेंज करें तो रिजल्ट और चेंज हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में आप ओमेगा की जगह पे 2π/t सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको आप इक्वेशन नंबर ए बना लें और इसको आप इक्वेशन नंबर बी बना लें। अगर मैं इक्वेशन बी को ए में सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये मेरे पास वैल्यू इस तरह से आएगी। अगर मैं इस तरह से काम करता हूं कि इक्वेशन बी को ए में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो इस केस में ये वैल्यू हो जाएगी I = I0 साइन 2π/t × t। ये मेरे पास एक फार्मूला आ गया जिससे मैं करंट में और मैक्सिमम करंट में रिलेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। इसमें आप ये देखें कि I जो है ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, I0 जो है ये मैक्सिमम करंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल t को आप बोलते हैं इंस्टेंटेनियस टाइम, स्मॉल t इज इंस्टेंटेनियस टाइम, और कैपिटल T जो है ये टोटल टाइम के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, टाइम पीरियड के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो आप टोटल टाइम ले रहे हैं। ये इक्वेशन आपने याद रखनी है हमेशा। कभी भी आपको करंट का और मैक्सिमम करंट का रिलेशन आएगा, ये इक्वेशन आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, आपके माइंड में 100% ये बैठी हो। देखो, इसके अंदर अब आप डिफरेंट चेंजिंग करेंगे और तो रिजल्ट चेंज होते जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे इसका केस 1 बनाता हूँ
केस 1 में मैं कहता हूँ कि अगर हमारे पास स्मॉल टी की वैल्यू 0 है तब क्या होगा। इस फॉर्मूला में अगर आप स्मॉल टी की जगह पे 0 लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 0। साइन 0 पे जो वैल्यू है वो 0 होती है, इसका मतलब आपके पास I की वैल्यू जो है वो पहले केस में 0 आ गई। इसी तरह से अगर आप इसमें फर्दर वैल्यूज चेंज करते जाएंगे, अगर मैं कहता हूं कि स्मॉल टी की जगह आप उसकी वैल्यू जो है वो t/4 अगर आप यूज कर लें, देन क्या होगा देखिएगा ज़रा। अगर मैं इसी फार्मूला में स्मॉल टी की जगह इसको मैं केस 2 बना लेता हूं। केस 2 में देखें, अगर मैं कहता हूं स्मॉल टी की जगह आप t/4 सब्स्टिट्यूट करें तब क्या होगा। फॉर्मूला वही, उसी फॉर्मूले में जब मैं चेंज कर रहा हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2π/t इंटू स्मॉल टी की जगह पे t/4 आ गया। स्मॉल टी की जगह पे हमने t/4 लिख दिया। ये t जो है इस t से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 2s are 4 साइन π/2। इसका मतलब I की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी आई नॉट, क्योंकि साइन π/2 साइन 90 पे मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो केस 1 में t को 0 रखा, I की वैल्यू 0 आ गई, फिर इसी तरह I की वैल्यू मेरे पास मैक्सिमम आ गई प्लस आई नॉट। अब देखो इसी तरह से मैं और चेंजिंग करता जाऊंगा, इसका रिजल्ट चेंज होता जाएगा। मतलब अगर मैं केस 3 को डिस्कस करता हूं, केस 3 में मैं ये कहता हूं कि अगर मैं स्मॉल t की जगह पे t/2 सब्स्टिट्यूट करूं देन क्या होगा। अब सेम वही काम है, मैं स्मॉल t की जगह पे वैल्यूज चेंज करता जा रहा हूं। देखो इसका दोबारा रिजल्ट चेंज हो जाएगा। फार्मूला वही I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2π/t इंटू स्मॉल t की जगह पे आ जाएगा t/2। ये स्मॉल t की वैल्यू आ गई। जब मैं इसे सॉल्व करता हूं, t जो है इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो ये मेरे पास आ जाएगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन पाई। साइन पाई पे जो वैल्यू है वो साइन पाई 180 होता है और साइन 180 पे वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मेरे पास वैल्यू I की जो है वो 0 आ जाएगी। आप इस तरह डिफरेंट वैल्यूज चेक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसी से रिलेटेड एक MCQ यहाँ पे मैं पुट करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे आप ये बताएं, एक मैं यहाँ पे इसी से रिलेटेड एक MCQ मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ कि आप स्मॉल t की क्या वैल्यू यूज करें जिस पे करंट अपनी नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल आए। कि स्मॉल t की हम क्या वैल्यू यूज करें जिसमें करंट जो है वो अपनी नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल आ जाए। अब ये MCQ है, इसके ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इसके ऑप्शन इस तरह से हैं, देखिएगा। अल्फा ऑप्शन है इसका t/4, बीटा ऑप्शन है इसका 3t/4, चार्ली ऑप्शन है 3t/2 और डेल्टा ऑप्शन है इसका नन ऑफ दिस। अब इस तरह के क्वेश्चन को आपने कैसे चेक करना है, या इस तरह के क्वेश्चन का क्या कॉन्सेप्ट होता है वो जरा देख लें। अगर आपने कभी भी, चूंकि वो कह रहा है कि क्या वैल्यू रखें कि वो आंसर उसकी नेगेटिव वैल्यू के इक्वल आ जाए, मतलब माइनस आई नॉट के इक्वल आ जाए। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आपने चेक कैसे करना है। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अगेन वही फार्मूला लिखता हूँ। फार्मूला मेरे पास I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2π/t इंटू स्मॉल t, ये फार्मूला। अगर मैं स्मॉल t की जगह, देखो मैंने t/4 रख के भी वैल्यू चेक कर ली, तो t/4 पे वैल्यू जो है वो प्लस आई नॉट आई। मैं 3t/4 रख के चेक करता हूँ। अगर ये आंसर नहीं आएगा फिर मैं ये रख के चेक करूंगा ताकि मुझे पता चले कि किस तरह से आंसर आएगा। अगर मैं ये वैल्यू करता हूँ I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2π/t और स्मॉल t की जगह पे आप लिख देंगे 3t/2, 3t/4। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, ये आपके पास होगा 2 2s are 4, ऊपर पाई रह गया, पाई का मतलब होता है 180, तो इधर 90 आ जाएगा, ये बन जाएगा साइन 270। तो यहाँ पे आप कहोगे ये आपके पास आ गया I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 270। साइन 270 पे वैल्यू -1 शो करता है, इसका मतलब ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा I इज इक्वल टू माइनस आई नॉट। और यही मुझसे वो कंडीशन पूछ रहा था। यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि जब मैं t की वैल्यू को 3t/4 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो उस केस में करंट जो है वो माइनस आई नॉट के इक्वल आता है। तो इस तरह के ये सारे पॉइंट, एक एक पॉइंट जो है ये MCQ है, एक एक पॉइंट यहाँ पे MCQ को शो कर रहा है, MCQ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं यहाँ पे एक और MCQ यहाँ पे लिखता हूँ जो कि पास पेपर्स का है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस किस फॉर्मेट पे MCQ आए हुए हैं। जिस तरह ये एक MCQ लिखा हुआ है, देखिएगा ज़रा, एक मैं यहाँ पे MCQ लिख रहा हूँ। MCQ ये है कि उसने आपको एक इक्वेशन दी हुई है I इज इक्वल टू 100 साइन πt, ये इक्वेशन आपके पास गिवन है। वो कहता है कि इट विल
अचीव वैल्यू 50 एम्पेयर आफ्टर डैश सेकेंड। उसने आपको ये वैल्यू दे दी और वो ये पूछ रहा है कि इसका करंट का आंसर 50 एम्पेयर कितने सेकंड के बाद आएगा। ये पास पेपर्स में से एमसीक्यू करवा रहा हूं। एक उसने आपको एक क्वेश्चन दे दी और वो कहता है कि इसका आंसर 50 एम्पेयर कितने सेकंड के बाद आएगा। ऑप्शन इस तरह से है, मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ। अल्फा ऑप्शन है 1/600 सेकेंड, बीटा ऑप्शन है 1/300 सेकेंड, चार्ली ऑप्शन है 1/1800 सेकेंड और डेल्टा ऑप्शन है 1/150 सेकेंड। इस तरह के एमसीक्यूज को किस तरह से सॉल्व किया जाता है या इस तरह के एमसीक्यूज का क्या कॉन्सेप्ट होता है, देखें आपके सामने ही मैंने एमसीक्यू लिखा हुआ है, स्टेटमेंट आपके सामने है, आप लोगों ने खुद अब इसे सॉल्व करना है। चेक करो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। हम सिंपली ये काम करेंगे कि सोल्यूशन के लिए जो हमें डाटा गिवन है पहले वो लिखें। ये आपको एक क्वेश्चन गिवन है I इज इक्वल टू 100 साइन पाई टी, ये उसने आपको एक क्वेश्चन दी हुई है। अब देखो वो कह रहा है कि 50 एम्पेयर करंट उसने 50 दिया हुआ और टी की वैल्यू निकाल लो। सिंपली क्या करो, यहाँ पे करंट की जगह लिखो 50, ये वैल्यू गिवन है, ये आपके पास आ जाएगा 100 साइन पाई टी, ये वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व कर लो, ये आपके पास आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू साइन पाई टी, ये आपके पास वैल्यू होगी। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करते हो, ये 0 इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 2s are 10, तो ये आ जाएगा साइन पाई टी इज इक्वल टू 1/2। अगर साइन को आप इधर से इधर ले आते हैं तो साइन इनवर्स हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये आपके पास वैल्यू होगी साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू पाई टी, ये आपके पास वैल्यू रहेगी। साइन इनवर्स 1/2 का मतलब होता है 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 पे 1/2 होता है, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई, और यहाँ पे आपके पास बच गया टी। 30 डिग्री को आप लिख सकते हैं पाई/6 इज इक्वल टू, आपके पास बच गया पाई, और टी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। अब आप क्या करेंगे, इसको आपने पाई/6 लिख दिया, या आपके पास पाई आ गया, या आपके पास टी आ गया। जस्ट सिंपली आप देखें, मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे कभी भी आपको अगर एमसीक्यूज आए या ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट आए तो आप इजीली चेक करके बता सकते हैं कि उसका रिजल्ट क्या होगा। आपके सामने एमसीक्यू लिखा हुआ है कि ये उसने वैल्यूज दी हुई थी, आई की जगह मैंने 50 लिख दिया, उसको मैंने कंपेयर किया, ये 1/2 आ गया। साइन इनवर्स 1/2 का मतलब होता है 30 डिग्री, और पाई टी उधर ही रहा, इसको मैंने पाई/6 लिख दिया, तो ये वैल्यू आपके पास देखो, ये पाई जो है इसे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं टी की वैल्यू देखता हूँ तो मेरे पास ये 1/6 सेकेंड आ रही है। तो ये इसका एमसीक्यू था जिसमें आपको ये सारे के सारे ऑप्शन दिए हुए थे। ये करंट की क्वेश्चन थी 100 साइन पाई टी, और वो 50 एम्पेयर के बाद उसकी वैल्यू पूछ रहा था कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो मेरे पास आंसर 1/6 सेकेंड आ गया। तो बेटा ये हमने एमसीक्यू सॉल्व किया, इसका आंसर हमारे पास 1/6 सेकेंड आ गया। तो ये मैंने आपको एक तरीका बताया कि किस तरह से आपने इस तरह के एमसीक्यूज को सॉल्व करना होता है। डाटा आपको दिया हुआ था, आपने जस्ट उसके अंदर वैल्यूज लगाई और आपके पास जो है वो आंसर आ गया। तो डेल्टा इज राइट ऑप्शन 1/6 सेकेंड, डेल्टा इसका 1/6 सेकेंड। अब आप इसमें ना वैल्यूज चेंज कर करके करें, मतलब आप ये करें कभी 100 की बजाय आप 50 यहाँ पे वैल्यूज रख के चेक कर लें, मतलब इक्वेशन एक ही है, इसी क्वेश्चन में आप चेंज कर करके देखें, आपको एक आइडिया होगा कि किस किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं या क्या क्या फॉर्मेट है, या किस किस फॉर्मेट पे एमसीक्यू पहले से आ चुके हैं। उसके बाद देखें, तो ये एक आपको मैंने तरीका बता दिया कि इस तरह के एमसीक्यूज को आपने सॉल्व किस तरह करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है कि पीक वैल्यू क्या होती है, या पीक वैल्यू का क्या कॉन्सेप्ट होता है, या पीक वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं। अब मैं पीक वैल्यू को डिस्कस करने लगा हूं। देखिए इसमें कुछ सिंपल चीजें, पीक वैल्यू क्या होती है या पीक वैल्यू का क्या कॉन्सेप्ट है, ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं। पीक वैल्यू या पीक टू पीक वैल्यू, आपके पास कोई भी एक कर्व है एसी की, जैसे आप ये एक एसी की कर्व यूज़ करते हैं, जो भी इसकी हाईएस्ट वैल्यू होती है ना, जिसको आप वी नोट कह रहे हैं या -V नोट कह रहे हैं, इसको आप बोलते हैं पीक वैल्यू। जो भी एसी की हाईएस्ट वैल्यू होगी उसको आप हमेशा पीक वैल्यू कहेंगे। हमेशा हाईएस्ट वैल्यू जो है उसके लिए आप पीक वैल्यू का वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये इसकी पीक वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ पीक टू पीक वैल्यू क्या होगी, पीक टू पीक वैल्यू का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई भी एक कर्व है, आप कोई भी एक कर्व बना लें
उस कर्व की एक पीक से लेके ये पॉजिटिव पीक, इसको पॉजिटिव वी नॉट कह लो, ये नेगेटिव वी नॉट कह लो, पॉजिटिव पीक से लेके नेगेटिव पीक तक जितना डिस्टेंस होता है उसको आप बोलते हैं पीक टू पीक वैल्यू। जितना डिस्टेंस एक पॉजिटिव पीक से दूसरे नेगेटिव पीक तक है वो पीक टू पीक वैल्यू होगा। बच्चे समझते हैं शायद ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। हमेशा इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि पीक टू पीक वैल्यू आपके पास 2v0 के इक्वल होगी। हमेशा पीक टू पीक वैल्यू 2v0 होगी। कभी ऐसे नहीं करना ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऐसा नहीं करना। जितना पॉजिटिव पीक उतना नेगेटिव पीक, और पीक टू पीक वैल्यू हमेशा 2v0 के इक्वल होती है। तो नेक्स्ट है इसमें आरएमएस वैल्यूज, जिसको आप रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज भी कहते हैं। आरएमएस वैल्यूज क्या होती हैं या आरएमएस वैल्यूज का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए इस पूरे चैप्टर, ये पूरा चैप्टर जो है वो आरएमएस वैल्यूज को डील करता है। आप जितनी भी वैल्यूज ले लें पूरा चैप्टर आरएमएस के ऊपर चल रहा होता है। उसकी वजह क्या है? जितना पॉजिटिव पीक है उतना नेगेटिव, तो रिजल्टेंट तो जीरो आना चाहिए। आप इसीलिए आरएमएस वैल्यूज लेते हैं क्योंकि आरएमएस वैल्यूज या मीन स्क्वायर वैल्यूज में जो स्क्वायर है वो नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव बना देता है। तो आरएमएस वैल्यूज आप यूज इसलिए करते हैं ताकि इसमें रिजल्ट आपके पास जीरो ना आए, नेगेटिव वैल्यू का भी आप स्क्वायर करेंगे वो पॉजिटिव बन जाए ताकि रिजल्टेंट आंसर जीरो ना हो। आरएमएस वैल्यूज में क्या होता है, आप दो तरह के फार्मूलाज यूज करते हैं। एक आपके पास है वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट ओवर स्क्वायर रूट 2, ये वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू निकालने का फार्मूला है। इसी तरह से आप इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं वी आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 वी नॉट, क्योंकि 1 ओवर स्क्वायर रूट का 2 का मतलब होता है 0.707। इसी तरह से आप करंट की अगर आरएमएस वैल्यूज लेते हैं तो करंट की आरएमएस वैल्यू का फार्मूला होता है आई नॉट ओवर स्क्वायर रूट 2। आप इसको अगर पॉइंट्स में लिखेंगे तो आप इस तरह से लिखते हैं आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 आई नॉट। इसका मतलब आपको कभी भी कोई इस तरह का एमसीक्यू आए जिसमें आपके पास अगर मैक्सिमम वैल्यू उसने आपको दी हुई है तो आप आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर आरएमएस वैल्यू दी हुई है तो आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। इन दोनों में से अगर आपको एक वैल्यू का पता है दूसरी वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको आप बोलते हैं आरएमएस वैल्यूज, रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यूज। अब देखो मैं एक इसी से रिलेटेड एक एमसीक्यू सॉल्व करता हूं। जिस तरह पेपर में एक दफ़ा इस तरह से एमसीक्यू आया, वो आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे, जैसे उसने क्वेश्चन दी आई इज इक्वल टू 2 cos ओमेगा टी प्लस 5, ये एक आपके पास एक ही क्वेश्चन है। वो यहाँ पे कहता है कि आप करंट की आरएमएस वैल्यू निकालें कि करंट की आरएमएस वैल्यू क्या है। ऑप्शन आपके पास इस तरह से है, अल्फा ऑप्शन आपके पास इस केस में स्क्वायर रूट 2, बीटा ऑप्शन आपके पास 2 पावर -1/2, चार्ली ऑप्शन आपके पास 1/2 और डेल्टा ऑप्शन आपके पास नन ऑफ दिस। अब इस तरह के क्वेश्चन को आप किस तरह सॉल्व करते हैं या ऐसे क्वेश्चंस का क्या कॉन्सेप्ट होता है? देखें आपने किस तरह से सॉल्व करना है, वो आपको कह रहा है आरएमएस वैल्यू निकालें, तो आपको पता है फार्मूला यही है आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट ओवर स्क्वायर रूट 2, यही फार्मूला आरएमएस वैल्यू निकालने का। पहले आप देखो ये उसने आपको जनरल इक्वेशन दी हुई है, जनरल इक्वेशन कोस की और साइन की कंपेयर उसी से करना है। देखो आई इज इक्वल टू आई नॉट कोस ओमेगा टी प्लस 5, ये जो 2 है ये बेसिकली आई नॉट की वैल्यू है। वो मुझे बताए या ना बताए मैं इक्वेशन से कंपेयर करूंगा और मुझे पता है कि 2 यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू है, तो मैंने यहाँ से चेक कर लिया कि मेरे पास जो आई नॉट है उसकी वैल्यू 2 है। अब मैं इधर आई नॉट की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, ये आ जाएगा मेरे पास आई आर एम एस इज इक्वल टू 2 ओवर स्क्वायर रूट 2। अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये आप मेरे पास आ जाएगी वैल्यू आई आर एम एस इज इक्वल टू 2 पावर 1 माइनस 1/2। 1 में से 1/2 को आप माइनस करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब आपके पास आई आर एम एस की वैल्यू इस केस में 2 पावर 1/2 आ गई, जिसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2। तो इसका मतलब इस केस में जो राइट ऑप्शन आपके पास वो अल्फा ऑप्शन होगा। इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं और पसंद किए जाते हैं कि आपको कोई डाटा गिवन है, आप उस डाटा से देखते ही वैल्यू बता दें कि उस वैल्यू का क्या रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये तो मैंने आपको एक सिंपल इसका कॉन्सेप्ट बता दिया कि किस किस तरह के इसमें एमसीक्यू आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले मैं यहाँ पे अगर आपको फर्दर थोड़ी सी चेंजिंग बताऊँ कि आप पावर के फार्मूलाज को भी कैसे चेंज करवा सकते हैं या पावर का फार्मूला भी किस तरह चेंज हो सकता है। देखो पावर का फार्मूला आप यूज़ करते हो पूरे चैप्टर में, P इज इक्वल टू वी आई, जो एक जनरल फार्मूला है। चूँकि आप इनकी आरएमएस वैल्यूज लेते हैं,
अगर आप इस फॉर्मूले को भी फर्दर चेंज करो, क्योंकि इससे भी रिलेटेड एमसीक्यू आता है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू VRMS की वैल्यू होगी V नॉट ओवर स्क्वायर रूट 2, IRMS की वैल्यू होगी मेरे पास I नॉट ओवर स्क्वायर रूट 2। इसका मतलब अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँ, ये आ जाएगा मेरे पास V नॉट I नॉट ओवर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये आ जाएगा P इज इक्वल टू V नॉट I नॉट बाई 2। V नॉट I नॉट को आप बोलते हैं मैक्सिमम पावर, इसका मतलब पावर अपने यहाँ पे आप लिख सकते हो P इज इक्वल टू V नॉट I नॉट बाई 2, यानी कि मैक्सिमम पावर हाफ हो गई आपके पास। तो ये इस फार्मूले से अगर कभी इस तरह लिखा हो तो आपने इसे पजल नहीं होना। इसमें सिंपली आप क्या कर रहे हैं कि IRMS और VRMS की जगह आपने उसकी वैल्यू लगा दी है, तो आपके पास ये रिजल्ट आ रहा है। इस तरह के फॉर्मेट पे भी या इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं और पसंद किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ जनरल कॉन्सेप्ट कि AC थ्रू रजिस्टर या AC थ्रू कैपेसिटर क्या होती है या इनका क्या कॉन्सेप्ट है। AC थ्रू रजिस्टर को अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखें, आपको पता है दो तरह के हम सर्किट लेते हैं, एक हमारे पास DC सर्किट है और एक हम यूज़ करते हैं AC सर्किट। ये आप दो तरह के सर्किट यूज़ कर रहे होते हैं। अब इन दोनों सर्किट्स में आपको मेन चीज़ें पता हो। जब आप DC सर्किट की बात करते हैं, DC सर्किट में सबसे मेन उसका कंपोनेंट है रजिस्टर। सिर्फ और सिर्फ आप ऑपोजिशन रजिस्टर की यूज़ करते हैं DC में। AC सर्किट जब आप यूज़ करते हैं, इसमें तीन तरह की ऑपोजिशंस होती हैं। आप इसमें रजिस्टर भी यूज़ करते हैं, आप इसमें कैपेसिटर भी यूज़ करते हैं, मीन्स के कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है। कैपेसिटर की ऑपोजिशन को आप XC कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसी तरह आप इसमें इंडक्टर भी यूज़ करते हैं और इंडक्टर की जो ऑपोजिशन होती है उसको आप XL बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो DC सर्किट जो है वो सिर्फ रजिस्टर को डील करता है। AC सर्किट में ये सारी चीज़ें होती हैं, सारी की सारी चीज़ें जिससे आप AC सर्किट को डील कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास AC थ्रू रजिस्टर, कि AC थ्रू रजिस्टर में क्या कॉन्सेप्ट होगा। AC थ्रू रजिस्टर में देखिएगा, आपको टीचर्स सिंपली ये पढ़ाते थे AC थ्रू रजिस्टर में कि आपके पास एक AC सोर्स है जिसमें से आप करंट को पास करवा रहे हैं और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है और इसको टर्मिनल A कह लो, इसको B कह लो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। AC थ्रू रजिस्टर में आप लोगों को टीचर्स ये बताते थे कि जैसे ही हम रजिस्टर के साथ AC सोर्स को अटैच करेंगे तो AC सोर्स अटैच करते ही इसमें से करंट जो है वो पास होना शुरू हो जाएगा। इनिशियली करंट जीरो था जब तक आपने सोर्स से लगाया था, जैसे ही आपने इसके साथ सोर्स अटैच कर दिया तो करंट पास होना शुरू हो गया। इसका मतलब इसमें से अब करंट फ्लो कर रहा है। फिर टीचर्स आपको बताते थे कि इसमें करंट का फार्मूला भी आपके पास I इज इक्वल टू I नॉट साइन थीटा, क्योंकि करंट भी साइनोसाइडल होता है, वोल्टेज भी साइनोसाइडल है। वोल्टेज का फार्मूला V इज इक्वल टू V नॉट साइन थीटा। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बना लूँ और आपको कहूँ कि आप करंट निकालें, तो आप ये कहेंगे कि करंट का फार्मूला होगा I इज इक्वल टू V ओवर R। इसको आप इक्वेशन 2 बना लें। मैं यहाँ पे ये काम करता हूँ कि इक्वेशन 1 को अगर मैं इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करूँ, देन मेरे पास क्या वैल्यू होगी, ये आ जाएगा I इज इक्वल टू V की जगह पे मैं लिखूँगा V नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाई R। V नॉट बाई R का मतलब I नॉट, तो I इज इक्वल टू I नॉट साइन थीटा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये फार्मूला लिखा कि आप इनमें से कोई भी केस यूज़ कर लें। देखो दोनों केसेस के अंदर करंट भी साइनोसाइडल आ रहा है और वोल्टेज भी आपके पास साइनोसाइडल आ रहा है। साइनोसाइडल का मतलब दोनों करंट के फंक्शन है। जब दोनों करंट के फंक्शन है, इसमें ना कोई लीड है ना कोई लैग है। इसका मतलब ना कोई आगे की तरफ जाएगा ना कोई पीछे की तरफ रहेगा, क्योंकि ना इसमें कोई फॉरवर्ड मूव कर रहा है ना इसमें कोई रिवर्स मूव कर रहा है। ये सबसे मेन इसका पॉइंट है कि जब आप AC थ्रू रजिस्टर की बात करते हैं उसमें ना ही कोई लीड होता है और ना ही उसमें कोई लैग होता है। अगर आप इसको विक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, अगर मैं इसकी विक्टोरियल फॉर्म लिखता हूं तो विक्टोरियल फॉर्म इस तरह से ही आप लोग इसकी लिखेंगे कि आपके पास अगर ये इसमें करंट है और यही वोल्टेज है, वोल्टेज और करंट दोनों सेम है, एक ही फेज में, कोई इसमें लीड नहीं है कोई इसमें लैग नहीं है, दोनों की फेज एक ही है। अगर मैं ग्राफिकल इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने में दोनों की फेज इस तरह से आएगी, एक कर्व ये होगी और दूसरी कर्व इस तरह से आएगी। इसको आप वोल्टेज कह लो और इसको आप करंट कह लो।
मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि एसी थ्रू रजिस्टर में ना कोई लीड है ना कोई लैग है। अगर इसमें से कभी कोई एमसीक्यू आएगा या एक क्वेश्चन का आएगा या वो आपसे लीड और लैग का पूछेगा कि इसमें क्या चीज़ लीड है या क्या लैग है, यूजुअली इसमें से एमसीक्यू नहीं आता। और इसमें आपको पावर के तीनों फार्मूलाज पता होने चाहिए। एक पावर का फार्मूला वी आई, एक पावर का फार्मूला जो है वो आई स्क्र आर, और एक पावर का फार्मूला वी स्क्र ओवर आर। ये तीनों पावर के फार्मूलाज आपको अच्छी तरह से पता होने चाहिए। किसी भी लेवल का एमसीक्यू आ जाए, किसी भी तरह से एमसीक्यू आ जाए, आपको ये तीनों फार्मूलाज इसमें पता हो। तो ये एसी थ्रू रजिस्टर था जो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है हमारे पास एसी थ्रू कैपेसिटर, कि कैपेसिटर में से एसी का क्या रोल होता है या कैपेसिटर में एसी किस तरह से फ्लो करता है। अब हम उसको देखेंगे कि एसी थ्रू कैपेसिटर, एसी थ्रू कैपेसिटर में देखिए, आपको पता है कि कैपेसिटर एक ऐसे डिवाइस है जो कि एनर्जी को यानी कि चार्जेस को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। आप सिंपली कैपेसिटर को यही कहते हैं कि एक ऐसी डिवाइस जो कि चार्जेस को स्टोर करती है, टू स्टोर द चार्जेस या एनर्जी। वो डिवाइस जो चार्जेस को स्टोर करती है, डैट इज़ कैपेसिटर। ये आपको ये सिंपल चीज़ें पता है। कैपेसिटर के बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैपेसिटर जब भी एनर्जी स्टोर करेगा, कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है, मैग्नेटिक फील्ड में नहीं होती। यही एक मेजर डिफरेंस है कैपेसिटर में और इंडक्टर में। इंडक्टर हमेशा एनर्जी स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, कैपेसिटर हमेशा एनर्जी स्टोर करवाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। हमेशा कैपेसिटर की जो एनर्जी है वो जब भी स्टोर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होगी। अब इसमें टीचर्स आपको ये बताते हैं कि अगर आपके पास यहाँ पे एक एसी सोर्स है और यहाँ पे इस तरह से एक बल्ब आपने अटैच किया और यहाँ पे दो कैपेसिटर की प्लेट्स लगा दी, ठीक है, ये आपके पास एक बल्ब और ये आपके पास कैपेसिटर आपने अटैच कर दिया। ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव। जैसे ही मैं इसमें कैपेसिटर अटैच करूंगा, इसमें एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाएगी, चार्जेस स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। और मुझे पता है कि चार्जेस जो है वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पोटेंशियल ज़्यादा करेंगे चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे, पोटेंशियल कम होगा चार्जेस कम होंगे। आप एक फार्मूला यूज़ करते हैं Q = CV, इसको आप इक्वेशन 1 बना लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे v को फर्दर सॉल्व करता हूँ, v इक्वल होता है v0 साइन थीटा के, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बना लें। अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करूँगा, देन मेरे पास वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। ये फॉर्म आपके पास आएगी इस केस में, ये होगा Q = CV0 साइन थीटा। क्योंकि कैपेसिटर के लिए फेवरेबल करंट हमेशा जो है, आप कहते हैं कैपेसिटर जब आप एसी पे चला रहे होते हैं तो फेवरेबल इसमें एसी ही है, एसी फेवर करता है कैपेसिटर को। अगर मैं कभी इसकी रिप्रेजेंटेशन बनाऊंगा तो कैपेसिटर के केस में हमेशा करंट लीड करेगा, वोल्टेज लैग करेगा और इनमें एंगल 90 डिग्री होगा। जब भी आप कैपेसिटर की बात करोगे हमेशा करंट लीड करेगा और वोल्टेज जो है कैपेसिटर के केस में लैग करेगा, हमेशा वोल्टेज की वैल्यू इसमें पीछे रहेगी। अगर आप इसको ग्राफ से भी रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्राफिकल रिप्रेजेंट भी इस तरह से होगी कि एक कर्व आपने यहाँ से बना ली, उसके बाद जो सेकंड आपके पास कर्व है वो आप इधर से बना लें, इसी तरह से जो इसकी थर्ड कर्व है वो आप यहाँ से बना लें। ये ग्राफ भी आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। देखें, ये जो फर्स्ट कर्व है ये वाली, ये करंट की कर्व है, क्योंकि इसमें करंट लीड करता है इसलिए मैंने ये करंट की कर्व बनाई। और उसके बाद ये जो सेकंड कर्व है, ये वाली जो कर्व है ये वोल्टेज की कर्व है, और डॉटेड लाइन वाली कर्व जो है ये चार्ज की कर्व है। इस ग्राफ का मतलब ही टीचर्स आपको ये बताते थे कि इस केस में करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है, और वोल्टेज और चार्ज क्योंकि दोनों एक ही स्टेट में इकट्ठे स्टार्ट होते हैं तो वोल्टेज और चार्ज की स्टेट सेम है। तो करंट इसमें लीड कर रहा है, कितना लीड कर रहा है π/2, वोल्टेज लैग कर रहा है, कितना लैग कर रहा है π/2। उसके बाद मेन आते हैं इसके फार्मूलाज के ऊपर। इसका देखें फार्मूला आपके पास क्या इस केस में इसका कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ पे इसका एक फार्मूला पढ़ते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसको आप कहते हैं 1/ωc। जितनी भी कैपेसिटर के रास्ते में ऑपोजिशन होगी उसको आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। वो ऑपोजिशन कम है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी कम है, ऑपोजिशन ज़्यादा है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी ज़्यादा है। ये फार्मूला एक आपके पास ये ऑपोजिशन का फार्मूला। इसका मतलब अगर आप मैं इसका फार्मूला इस तरह से लिखूं, ओमेगा 2πf के इक्वल होता है तो ये 2πfc के इक्वल आ जाएगा। यहां से आप इस फार्मूला से देख सकते हैं, ये जो फार्मूला है इस फार्मूला में कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल,
मैं जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता जाऊंगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस उतनी कम होती जाएगी। इसका मतलब अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, तो ये कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा, यहाँ पे आप XC की वैल्यू को रखेंगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को, इस तरह से इसका ग्राफ आएगा। क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको आप जितना बढ़ाते जाएंगे इसकी वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। अगर मैं इसमें फ्रीक्वेंसी के साथ इसका रिलेशन बनाऊँ तो ये ऐसे बनेगा XC1 ओवर XC2 इज इक्वल टू F2 ओवर F1। ये आपके पास रिलेशन आएगा। अगर मैं सारे पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखता हूँ तो XC जो है वो कैपेसिटेंस के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है। इसका भी ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं, इसका भी ग्राफ आपके पास होगा। इसी तरह से अगर मैंने कभी इम्पिडेंस निकालनी है तो इम्पिडेंस किस तरह से फाइंड आउट करेंगे इस केस में, इसका एक फार्मूला ये भी आपके पास कि XC इज इक्वल टू VRMS ओवर IRMS। आप ये फार्मूला यूज़ करते हुए भी XC की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास एक एक वैल्यू पता होनी चाहिए, आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आप इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। अब देखें, इससे रिलेटेड आपको वो किसी भी तरह का MCQ दे दें। मैं यहाँ पे अगर एक MCQ डिस्कस करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैंने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को 1/4 कर दिया, जो कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उस केस में मैंने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को 1/4 कर दिया और कैपेसिटेंस की वैल्यू को मैंने डबल कर दिया। अब बताएं कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगी। इस तरह की ना चेंजिंग कर करके देखें आप इस फार्मूलाज में कि आपने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को 1/4 कर दिया, कैपेसिटेंस की वैल्यू को आपने डबल कर दिया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपने बताने कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो। देखिएगा ज़रा इस केस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है आपके पास। आप इस केस में इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये आपके पास आएगी XC इज इक्वल टू 1/2 पाई FC। वो कह रहा है कि आपने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को 1/4 कर दिया, इधर आप 1/4 कर दें, ये आपके पास होगा XC इज इक्वल टू 1/2 पाई, F की जगह पे आ जाएगा F/4। और वो कह रहा है कैपेसिटेंस की वैल्यू को डबल कर दिया, यहाँ पे आप इसको 2C कर लें। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये 2 2 4, ये बच जाएगा आपके पास XC इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 पाई FC। ये आपके पास वैल्यू रह जाएगी। इसका मतलब जो इस केस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपके पास आएगी उसकी वैल्यू इस तरह से होगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपके पास वैल्यू रह जाएगी XC डैश, जो न्यू कैपेसिटेंस है वो ओरिजिनल कैपेसिटेंस के वैल्यू के हाफ के इक्वल आ गई। ये भी आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। आप खुद सोचो ना कि फार्मूला ये आपके सामने अगर लिखा हुआ है, इसी से रिलेटेड आपको कोई भी MCQ आएगा तो आप में इतना आपको पता होना चाहिए कि इससे बाहर MCQ ने सॉल्व भी होना, इसी में से सॉल्व होना। नेक्स्ट है हमारे पास AC थ्रू इंडक्टर। AC थ्रू इंडक्टर में क्या होता है या AC थ्रू इंडक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है। AC थ्रू इंडक्टर में आप सिंपली ये कहते हैं कि इंडक्टर एक ऐसे डिवाइस है जो कि एनर्जी को स्टोर करवाती है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करवाती है। ये सबको पता है इंडक्टर के बारे में कि इंडक्टर क्या होता है। देखें, अगर हम इंडक्टर को डिस्कस करते हैं तो हमें पता है इंडक्टर एक ऐसे डिवाइस है जो कि एनर्जी को स्टोर करवाती है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में। आप एनर्जी को स्टोर करवाने के लिए यूज़ करते हैं लेकिन वो आप कहाँ पे स्टोर करवाते हैं, इन मैग्नेटिक फील्ड, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। यही बेसिक डिफरेंस है कैपेसिटर में और इंडक्टर में। कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में करता है, इंडक्टर जो एनर्जी स्टोर करता है वो मैग्नेटिक फील्ड में करता है। इंडक्टर के केस में आप जो काम कैपेसिटर में करते हैं, देखें इंडक्टर के लिए जो आप इक्वेशन यूज़ करते हैं वो आपके पास है E इज इक्वल टू L डेल्टा I ओवर डेल्टा T। चूँकि इंडक्टर एक कॉइल है, जो डायग्राम आपने कैपेसिटर की बनाई थी उसमें बस कैपेसिटर की जगह इंडक्टर लगा दें, ये डायग्राम उसकी बन जाएगी। ये इंडक्टर के लिए क्वेश्चन। चूँकि कैपेसिटर के केस में अगर मैं इसकी विक्टोरियल फॉर्म बनाऊँ, कैपेसिटर के केस में जो करंट है वो लीड कर रहा था, इंडक्टर के केस में बिल्कुल ऑपोजिट काम होगा क्योंकि इंडक्टर के लिए DC फेवरेबल होता है, AC फेवरेबल नहीं होता। जब आप इंडक्टर के लिए डायग्राम बनाएंगे तो इंडक्टर के केस में ये आपके पास वोल्टेज होगा और ये आपके पास करंट होगा। इंडक्टर के केस में हमेशा वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है। हमेशा वोल्टेज लीड करेगा, करंट लैग करेगा इंडक्टर के केस में। अगर आप इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसी फॉर्म पे आएगी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आप इसकी ड्रॉ करते हैं तो आपके पास इसी तरह से होगी कि एक कर्व आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एक कर्व आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे।
इसमें जो फर्स्ट कर्व है ये वोल्टेज की है, जो सेकंड कर्व है ये करंट की है, क्योंकि इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है और करंट हमेशा लैग करता है। विद रिस्पेक्ट टू आप टाइम ले रहे होते हैं, वोल्टेज हमेशा लीड करेगा, करंट लैग करेगा। इंडक्टर की जो इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला है वो है XL इज इक्वल टू ओमेगा एल। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं XL इज इक्वल टू 2 पाई FL, ये आपके पास इसकी वैल्यू है। अगर आपने कभी भी इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालने का वो आपको कहता है तो आपने इस फार्मूले से फाइंड आउट करनी है। ये फार्मूला आपको यही बता रहा है कि इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी इंडक्टिव रिएक्टेंस भी ज़्यादा होगी, जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कम होगी। अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे सिर्फ इन दोनों पैरामीटर्स का, तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी, यहाँ पे XL और ये F, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इससे रिलेटेड कई तरह के आपको अगर MCQ आए, आपको बस यही फार्मूला पता होना चाहिए, आप हर तरह का MCQ सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं सपोज ये करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर आपको ये कहा जाए इस केस में कि जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू F/π है और जो इंडक्टर की इंडक्टेंस है ये आपने 1/4 कर दी। अब बताओ इंडक्टिव रिएक्टेंस की क्या वैल्यू होगी। देखो फार्मूला वही है, उसी में मैंने चेंज करना है, डिफरेंट MCQs बनते चले जाएंगे। आपके सामने मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज करने लगा हूं, इंडक्टेंस को चेंज करने लगा हूं, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या आएगी मेरे पास। अगर मैं इसको चेंज करता हूं तो ये वैल्यूज इस तरह से आएंगी। देखिए अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो इसी तरह से यही तरीका इसका सॉल्व करने का, XL इज इक्वल टू 2 पाई FL। जस्ट वैल्यूज आप लगाएं, आपके पास F की जो वैल्यू है आप इसे जब सॉल्व करोगे तो XL इज इक्वल टू 2 पाई, F की जगह पे आ जाएगा F/π और L की जगह पे आप लिखेंगे L/4। ये पाई जो है इस पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 2 4, तो ये आपके पास रह जाएगा XL इज इक्वल टू, ये आपके पास वैल्यू होगी F/2 इंटू L। इस तरह से आप इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब आप उसमें जितना चेंज करते जाएंगे आपके पास रिजल्ट जो है वो 100% चेंज। वो अगर आपको कहता है इंडक्टेंस की वैल्यू 1 है, सपोज कर लो अगर इसमें ये भी होता कि इंडक्टेंस की वैल्यू 1 होती तो XL की आपके पास वैल्यू क्या रह जानी थी, F/2। मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, उसको चेंज करता जा रहा हूँ। जो रिजल्ट है अगर आप उसको चेंज करता जाएंगे आपके पास आंसर जो है वो 100% चेंज होते चले जाएंगे। ये था मेरे पास AC थ्रू इंडक्टर जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास RLC सीरीज सर्किट, कि RLC सीरीज सर्किट क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज RLC सीरीज सर्किट। RLC सीरीज सर्किट क्या है या RLC सीरीज सर्किट का क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए बुक में उसने इस तरह से डायग्राम बनाई है। वो कहता है आपके पास ये AC सोर्स है, यहाँ पे आप इसके साथ कैपेसिटर को अटैच करें और साथ ही आप जो है वो रेजिस्टेंस को अटैच कर दें। ये RC सर्किट की आप कह लें, ये कैपेसिटर, ये रेजिस्टेंस, और इतना वोल्टेज आपके पास जो है वो VC होगा और यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज है ये VR होगा। अब दो तरह के इसमें टॉपिक है, एक RC सीरीज सर्किट है, एक RL सीरीज सर्किट है। एक सर्किट में उसने सिंपली ये किया हुआ है, एक सर्किट में वो ये बात करता है कि आपके पास एक ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर अटैच है, और एक बुक में उसने ऐसा सर्किट बनाया हुआ है जिसमें इंडक्टर और रेजिस्टेंस अटैच है। दोनों केसेस के मैं फार्मूलाज लिख रहा हूँ। पहले मैं RC सर्किट के फार्मूलाज लिखूंगा। देखिए इसमें इंपीडेंस निकालने का फार्मूला होता है √R² प्लस 1/ωc²। अगर आपने कभी भी इंपीडेंस निकालनी है तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। इस फार्मूले में जस्ट वैल्यूज लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं तो आप इस तरह से यूज़ करेंगे R² प्लस XL माइनस XC²। इस तरह से भी आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने एंगल थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो आपके पास आता है tan इनवर्स 1/ωc²। ये एंगल थीटा की वैल्यू निकालने का फार्मूला। अब आप ये देखो कि आपके पास ये सारे के सारे फार्मूलाज हैं। अगर कोई ऐसा MCQ है जिसमें ये फार्मूला अटैच हो रहा है, आप ये फार्मूला लगाएं, ये फार्मूला लग रहा है, ये फार्मूला लगाएं, ये फार्मूला लग रहा है, ये फार्मूला लगाएं, आपके पास सारी वैल्यूज हैं। आप ओमेगा की जगह पे अगर 2πf लिखते हैं तो ये फार्मूला इस तरह से बन जाएगा। ये वैल्यू आपके पास इस तरह से होगी। देखें
ये आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2π/f CR। ये आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अगर मैं RL सर्किट की बात करता हूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं फॉर RL सर्किट। RL सर्किट के केस में देखिए ये सारे ही MCQs हैं। ये जितने मैं फार्मूलाज लिखता जा रहा हूं, जो आपको MCQ आएगा जस्ट आपने फार्मूला में पुट करना, आंसर निकाल लेना है। ये सारे के सारे ही MCQ हैं इसमें। अब देखो RL सर्किट में क्या होगा, RL सर्किट के केस में इंपीडेंस का फार्मूला ये आएगा √R² प्लस XL²। इसी तरह आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो G इज इक्वल टू √R² प्लस ω/L²। ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से अगर आपने इसका एंगल थीटा फाइंड आउट करना है तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए आप फार्मूला यूज करेंगे टेंजेंट इनवर्स ω/L/R। ये सारे फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है, कोई भी आपको डाटा में MCQ आ गया, जस्ट आपने फार्मूले में वैल्यूज लगानी है और उसका आंसर निकाल लेना है, और इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। सब MCQs हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जितने फार्मूलाज हैं ये सब MCQ हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सीरीज रेजोनेंस सर्किट। सीरीज रेजोनेंस सर्किट में उसने एक आपको सिंपल से कॉन्सेप्ट से समझाने की कोशिश की है कि सीरीज रेजोनेंस सर्किट एक्चुअली क्या होता है या इसमें मेन पैरामीटर क्या होते हैं। ठीक है, सीरीज रेजोनेंस सर्किट में वो कहता है ये आपके पास वोल्टेज है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और ये आपने एक यहाँ पे इंडक्टर अटैच किया हुआ। इसको हम क्यों सीरीज रेजोनेंस सर्किट कहते हैं, उसकी मेन चीज़ आप देख लें कि इसमें आपने तीनों कंपोनेंट लगाए हैं। यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आप कैपेसिटर अटैच कर दें, यहाँ पे आप नीचे इंडक्टर आपने अटैच कर दिया। इसको इस वजह से आप सीरीज रेजोनेंस सर्किट कहते हैं क्योंकि एक ऐसा पॉइंट देखें, एक ऐसा इसमें पॉइंट होता है जिसके ऊपर कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस आपस में इक्वल हो जाती है। वो पॉइंट जिसमें कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस आपस में इक्वल होंगी, उसको आप बोलेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस स्टेट के ऊपर ये होता है, XL जो है बेटे ये हमेशा XL इज इक्वल टू XC होगा। आप इसको सॉल्व करते थे, ω/L इज इक्वल टू ω/C, जो ओमेगा इधर डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई होता था, ये बन जाता था ω² इज इक्वल टू 1/LC। अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। ओमेगा की जगह आप 2πf लगाते थे, ये आ जाता था 2πf इज इक्वल टू √LC। अगर आप f की वैल्यू लोगे तो ये आपके पास आएगी 1/2π√LC। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को निकालने का फार्मूला है, इसको आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कभी भी किसी भी लेवल का आपको क्वेश्चन आ जाए, अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का MCQ है तो आपने हमेशा उस पर यही फार्मूला लगाना और इसे सॉल्व करना है। सपोज करो कि अगर मैं कहता हूँ एक MCQ जिस तरह मुझे याद आ रहा है पास पेपर्स का, उसने कहा कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के केस में इंडक्टर की इंडक्टेंस को हमने L/4 कर दिया। सिंपली सुनो, उसने कहा कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के केस में इंडक्टर की इंडक्टेंस को हमने L/4 कर दिया। अगर हम चाहते हैं कि फॉर सेम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, अगर हम चाहते हैं कि सेम वही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है जो पहले थी आपके पास, अगर आप ये चाहते हैं कि रेजोनेंस की वही फ्रीक्वेंसी है जो पहले थी, तो कैपेसिटेंस को कितना चेंज करना पड़ेगा। ऑप्शन आपके पास इस तरह से हैं, अल्फा ऑप्शन आपके पास C, बीटा ऑप्शन आपके पास 4C, चार्ली ऑप्शन आपके पास C/4 और डेल्टा ऑप्शन आपके पास 8C। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखें वो कह रहा है कि इंडक्टेंस को आपने L/4 तक चेंज कर दिया। अब आप कॉमन सेंस की बात है, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी का ये फार्मूला है f इज इक्वल टू 1/2π√LC। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। इस फार्मूला में जब आप वैल्यूज चेंज करते हैं तो ये आती है 1/2π√L की जगह पे आप लिखोगे L/4। अगर L की जगह पे आप L/4 कर रहे हो तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी हो के आंसर वो ही आए, तो जाहिर सी बात है मैं कैपेसिटेंस की वैल्यू 4C लिखूंगा तो 4 से कैंसिल आउट होगा और आंसर वही आ जाएगा 1/2π√LC। तो ये बड़ी सिंपल बात है कि अगर इंडक्टर की इंडक्टेंस L/4 चेंज हो गई और आप चाहते हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेम प्रीवियस ही आए, तो कैपेसिटेंस को कितना चेंज करना पड़ेगा 4C।
इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, पेपर में पसंद किए जाते हैं। और इसमें पावर फैक्टर का आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ना इस फार्मूला में पावर फैक्टर का आपको पता हो कि पावर फैक्टर क्या है। पावर फैक्टर बहुत से बच्चे जो है ना इसको वो रट्टा लगा रहे होते हैं। इसके फीचर्स जैसे एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा कि इसमें करंट जो है वो इम्पीडेंस जो है वो मैक्सिमम होती है, करंट मिनिमम होता है, ये इसके फीचर्स सारे लिखे हुए हैं। पावर फैक्टर अगर आपने निकाल दिया है डैट इज़ कॉस थीटा। कॉस थीटा पावर फैक्टर है। अगर आप थीटा की जगह वैल्यूज चेंज कर दो, जैसे मैं कहता हूँ थीटा की वैल्यू 0 है तो पावर फैक्टर कॉस 0 पे पावर फैक्टर कितना आएगा 1। इसका मतलब आप यहाँ पे ये कहोगे कि पावर फैक्टर की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, मैक्सिमम आपके पास आ गई। तो ये इस हमने ये कोशिश की है कि इसके सारे के सारे फार्मूलाज जो नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है 3 फेज एसी सप्लाई, जस्ट उसको पढ़ लीजिएगा, उसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं है। तो ये आज का, और लास्ट में जो कोई डेफिनेशंस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जनरेशन, वो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज होना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। वो जस्ट आपने चीज़ें देख लेनी है। हमेशा ई कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से 99% जो आपको MCQ आता है वो हमेशा इक्वेशन का आता है, हमेशा फार्मूला का आता है। तो ये बेटे आज का चैप्टर था जो मैंने आप बच्चों को पढ़ाया, चैप्टर नंबर 16। कोशिश ये करें इसके सारे फार्मूलाज एक पेज के ऊपर लिख लें, उससे रिलेटेड MCQs करें, उसकी प्रैक्टिस करें। जितने फार्मूलाज मैंने लिखवाए हैं सबके सब फार्मूलाज लिखें, कोई इसमें ऐसा फार्मूला नहीं है, क्योंकि जिसको सीरीज रेजोनेंस सर्किट आता है उसको पैरेलल रेजोनेंस सर्किट भी आता है। तो प्रैक्टिस कीजिएगा और लास्ट में AM FM को जस्ट एक दफ़ा डेफिनेशंस को पढ़ लीजिएगा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होती हैं, डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट नहीं होती, स्पेशली ECAT के केस में, जस्ट पढ़ लीजिएगा उसे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 17 करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, अल्लाह हाफिज़।